तो नमस्कार, मैं हूं अनिल कार्की। आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कम्युनिटी रेडियो की आवाज़ हेलो हल्द्वानी। आज हमारे साथ है युवा लोक कलाकार और संस्कृति कर्मी गणेश मर्तोलिया। जैसा कि आप जानते हैं, आधा मुनस्यार आधा संसार। तो मुनस्यार जोहार के गणेश रहने वाले हैं और मूल गांव है इनका मर्तोली, क्योंकि ये इनका जो जाति उपनाम है वो भी मर्तोलिया है, जो कि एक जगह विशेष से निर्मित हुआ जान पड़ता है। आप 1991 में धापा में पैदा हुए और धापा एक तरह से इनका प्रवासन का गांव है। और प्रवासन में गर्मियों में आप मर्तोली और ठंडियों में धापा और देवी बगड़, ये तीन आपके जीवन यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है। जहां आप पैदा हुए, जिन रास्तों में आप गए, जहां आपने गीतों को सीखा अपनी माँ से, अपने पिता से, और भी तमाम हिमालय की उपत्यकाओं में तमाम जिस तरह के रंगों को आपने देखा, वो आपकी चमकीली आवाज़ में दिखती है, जिसमें जो गंभीरता है। तो आपके जो माँ, आपके जो पिता थे विजय सिंह मर्तोलिया, वो जड़ी बूटी के साथ साथ वहाँ का जो भी आम जनजीवन है उसमें रचे बसे थे, और ऐसे आपकी माँ भी। और आप अभी एक बैंक कर्मी हैं कुसुमखेड़ा हल्द्वानी में। और ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एक ऐसे इलाके से जहाँ भोजपत्र उगते हैं, जहाँ बर्फ गिरती है, जहाँ चांदी के पहाड़ है, इतने सुदूर से आपने यात्रा की है अपने कला की। तो कहाँ से सीखा आपने ये सब? नमस्कार अनिल दा, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज ये रेडियो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू आज। वैसे इंट्रोडक्शन का तो मैं वो नहीं हूँ, काबिल नहीं हूँ, कुछ इंट्रोडक्शन कुछ है नहीं मेरा जीवन जो मैं कुछ बता सकूँ। इतना महत्वपूर्ण कुछ जीवन मेरा रहा नहीं अभी तक। ये 31वां साल इस पड़ाव में हूँ मैं। लेकिन यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो जीवन मैंने बिताया उस हिमालय में मैंने लगभग 8वीं कक्षा तक तो मैंने न वहाँ बिजली देखी, न सड़क देखा, न टीवी देखी। एक टीवी गांव में नामात्र एक टीवी, मतलब वो झिलझिल करती हुई ब्लैक एंड वाइट टीवी। धापा में या मर्तोली में? धापा में। अच्छा। मर्तोली तो खैर मर्तोली तो मैं वैसे ही कभी कभार साल 2 साल में कभी ऐसे जाता था। रेगुलर जो मेरा गाँव हुआ वो धापा गाँव हुआ। तो वो हम दूर से देखा करते थे गाड़ी। इवन आप यकीन नहीं मानेंगे, 1995 के दौर पे भी, जब मैं शायद मैं पहली दूसरी कक्षा में होऊंगा, मेरे यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर मुनस्यारी दिखता था, जहाँ मार्केट है, जो दरकोट गांव है मेरे यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर। बीच में नदी आती है, गोरी। हाँ, नहीं, सूरिंगाड़, वो अच्छा। वो एक वो नदी है, जॉइंट, मतलब वो गोरी, नदी, गोरी हाँ, की सहधारा। हाँ, सधारा है। तो उसके पार धापा गांव है। और हम वहाँ से देखा करते थे रात को, जब एक धार में से हम देखते थे, जैसे कभी शादी विवाह कुछ हुआ है, रात को गाड़ी चलती थी, जैसे लंबी गाड़ी कतारें दिखती थी 10-15-20 किलोमीटर दूर। तो उस पर हम कहते थे जैसे ट्रक जा रही होगी, बस जा रही होगी, छोटी कारें जा रही होंगी, हम वो कहते थे ना, जो बस है बुबू जी है, उनके जो छोटी मिनी बस है, उनके बेटे हैं, और छोटे छोटे हैं वो छोटे बच्चे हैं जो कारें जा रही हैं, हाँ, वो कार होंगी। तो वो हम इस तरह से हम इमेजिन करते थे कि एक हम लोगों का उस गाड़ी को लेकर हमारा ऐसा रहता था। बाकी हमने खिलौने में देखे गाड़ी। हाँ, इस तरह की खास याद हाँ, रही है। हेलीकॉप्टर आता था तो हाथ वाथ हिलाना, हाँ, वो सब। खैर हेलीकॉप्टर का तो तो ये इस तरह से और टीवी तो खैर, वो टीवी तो हमने बहुत ज़्यादा देखा भी नहीं। बस तो कहाँ से ये खैर क्योंकि उस समय उस दौर में हमारे पास ना टीवी थी, ना बिजली, ना कुछ ऐसे संसाधन, आधुनिक संसाधन से हम मोबाइल फ़ोन वगैरह। मोबाइल फ़ोन तो अब का शायद आफ्टर ये 2003-4-5 के बाद से शायद में कुछ आगे बढ़ा होगा। उससे पहले तो हमारे गांव में फ़ोन तक नहीं था। तो हमने ये इन संसाधनों से हम बहुत दूर दूर रहे। तो हमारे पास जो एंटरटेन का जो साधन था वही कभी रामलीला हो गया, कभी नॉर्थ घटेली के टाइम पे शाम को झोड़ा चांचरी, और कभी घ्यूत्यार हो गया, पुसरिया त्योहार हो गया, शादी विवाह में जो उसमें डीजे वगैरह का दौर भी नहीं था। तो ये जो हम मनोरंजन के साधन थे, एक तरीके से ये संगीत और नृत्य, ये इस तरह क्या उनको विशुद्ध रूप से मनोरंजन के साधन कहना उचित होगा, या उनको जीवन के साथ उनको जो मतलब वो जीवन का एक अभिन्न एक पार्ट, जिस तरह से आज के टाइम में हमारे लिए फोन, टीवी, ये सोशल मीडिया एक तरीके से हमारा अभिन्न, ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये ना हो तो शायद लाइफ मुश्किल जैसा ऐसा महसूस होता है।
अगर हमारे पास अभी ये हफ्ता भर एक दिन भी अगर हम फ़ोन से दूर रहें तो ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत सारे हमारे काम अटक जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उस दौर में भी जब हमारे पास ये साधन, ये संगीत, नृत्य, इन छोटी छोटी चीज़ें हमारे पास अगर हम अपने पास हम नहीं रहता हमारे साथ, तो शायद वो उस चीज़ को हमारे लिए वो कमी रहती हो। तो गणेश जी, आपकी जो सांस्कृतिक यात्रा है, जो लोक को समझने और उसको गाने की, जो आपके कंठ में इतनी मीठी आवाज़ है, उसमें पिता विजय सिंह मर्तोलिया और माँ पुष्पा मर्तोलिया दोनों का कैसे अलग अलग प्रभाव रहा? पिता से क्या आया और माँ से क्या आया? पिताजी का तो खैर संगीत, हालांकि वो भजन वगैरह, वो थोड़े से स्पिरिचुअल पर्सन हैं वो, तो भजन वगैरह वो गाते थे। लेकिन हाँ, माताजी को मुझे बचपन में गाने वगैरह का शौक शायद मैं इतना ज़्यादा मुझे था नहीं, लेकिन क्योंकि वो शायद वो बाय नेचुरल, क्योंकि मैं उस गांव में रहता था जहाँ झोड़े, चांचरी, रामलीला, इस तरह से त्यौहार वगैरह उस बीच में मैं रहा, तो वो बाय नेचुरल शायद मैं उसको सीखा। लेकिन वो मुझे बाद में एहसास हुआ कि जब मैं अपने गांव से दूर रहा, तब मुझे जब मैं दूर इन सब चीज़ों से दूर गया, तब मैंने रिकॉल किया, तब जाके शायद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं उसके करीब करीब मैं आते रहा। और मुझे याद है मेरी माँ, मेरे गांव में सबसे अच्छी गिटार मेरी माँ थी तब। तो मतलब वो हाँ, आपके सांस्कृतिक गुरु हाँ भी है। बिल्कुल। तो होता क्या था गांव में, मुझे याद है जब झोड़ा चांचरी लगा करता था या फिर गांव में कभी शादी विवाह के टाइम पे माता जी मेरी लीड करती थी। अच्छा, और बखड़वा मुझे, जिसको हाँ, बोलते हैं। और माँ लीड करती थी, मुझे गुस्सा आ जाता था। तो अच्छा। तू ही क्यों है मतलब गाने वाली, अच्छा। और नहीं गा सकते हैं क्या? मतलब तू ही गा रही है सबसे पहले, तू ही टप्पे डाल रही है, तू ही झोड़े में सबसे पहले तू ही मतलब लगा रही है। तो मैं अक्सर मैं नाराज़ हुआ करता था शादियों के टाइम पे। मैं बिल्कुल इतना ज़्यादा नाराज़ हो जाता, रात रात में घर चले आता, जैसे कहीं झोड़ा रात को, जुनैली रात में झोड़ा लगा है कहीं मंदिर में, कहीं दूर मैदान में, और मैं गुस्से में जब मम्मी की आवाज़ वो कर गई, तो मैं गुस्से में घर अकेले आ तो जाता खूब था। होशियार प्राणी है। हाँ, माँ भी बहुत अच्छा गाती है अब तो खैर। वो अब, लेकिन वो गांव में ना मैं बहुत मिस करता हूँ, वो जो गांव का माहौल है अब नहीं है, क्योंकि वहाँ उस गांव तक टीवी पहुँच गई, लाइट पहुँच गई है, तो इसी सोशल तरफ मीडिया पहुँच इसी गया। तरफ आने की कोशिश हाँ, करते हैं। तो फिर आपकी शिक्षा कहाँ कहाँ से संपन्न हुई? पाँचवीं मैं बहुत पाँचवीं तक तो मैंने प्राथमिक विद्यालय धापा में ही मैंने अपनी पढ़ाई की, क्योंकि उसमें मैं प्राइमरी स्कूल में टॉपर रहा करता था, सो कॉल्ड टॉपर, जबकि मुझे ABCD तक भी नहीं आती थी। बड़ी छोटी मतलब स्मॉल कैपिटल लेटर में लिखने तक नहीं आते थे, लेकिन फिर भी मैं टॉपर था। तब तो 5 में लिखते, 6 में लिखते थे। हाँ, 6 में लिखते थे, लेकिन फिर भी और स्कूलों में तो लिखते थे, मतलब जो पब्लिक स्कूल हाँ वगैरह, हाँ मुंशियारी हाँ वगैरह, हाँ मुंशियारी से दूर और स्कूलों में, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में शायद मुश्किल से। हाँ, क्लास 6 हाँ, अब में। खैर मैं अपने गुरुजी किस तरह से वो शिक्षा उसमें चलता था, मास्टर जी हमारे किस तरह से पढ़ाते थे, वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स को मैं नहीं बोलना हाँ हाँ चाहूँगा। हाँ। पाँचवीं के बाद घर वालों ने कहा चलो बच्चा ठीक है पढ़ने लिखने में, उसको कहीं अच्छे स्कूल में डाला जाए। तो मेरे पिताजी उसमें BRO में ऐसे नौकरी करते थे, लगभग 600-700, मुझे याद है कि 8-9 स्कोर थे वो। तो अच्छा, जो वो हाँ, हाँ, रोड रोड लीडर कटिंग, जो होते हाँ, हैं, रोड कटिंग और हाँ, जो कटिंग में रोड तो लीडर। 800-900 रुपये शायद उनकी मेहनतना उनको मिलता था, और 400-450 के करीब पब्लिक स्कूल का फीस था उसमें। अच्छा। तो उसमें भी उन्होंने मुझे स्कूल में उन्होंने एडमिशन कराया। तो खैर इस पे बहुत सारे जो मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरी दादी की बहन, उनका बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने मुझे बचपन से अपने साथ 5वीं के बाद रखा। हाँ। उसके बाद मैं तो उनका नाम क्या था? उनका नाम भी बता। भागीरथी देवी। हाँ। तो वो भी बहुत, उनसे भी मैं बहुत इंस्पायर्ड रहा हूँ। वो भी बहुत गिटार, मतलब पुराने गीत वगैरह, न्यूली और चांचरी इस तरह से सुनाया करती थी योगा घर में। तो खैर जो मैं रिकॉल मैंने किया, हुआ क्या कि मैं जब 5वीं के बाद मैं मुंशियारी आया गांव से, तो मैं क्या करता था, शाम को स्कूल से आया, शाम को खेलने गया, रात भर में 9-9:30 बजे, मतलब 8-8:30 बजे, मतलब झल पेड़ कहते हैं ना, हाँ। तो वो मैं आता था तो दादी परेशान हो जाते थे कि तुम आ रहे हो। तो वो क्या, दादी ने क्या किया, मुर्गियाँ के चूजे उन्होंने रख दिए, स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने कहा कि जैसे मैं स्कूल से आता था, आधे घंटे में होमवर्क वगैरह वो किया, वो मुझे खेत में, गणेश जाए चूज़ों को लेकर जा, मुर्गियों को लेकर खेत में गया, दाना चुगाया, गाते रहा। तो खैर वो इस तरह से फिर धीरे धीरे स्कूल में, और फिर मैं बाद में 12वीं के बाद मैं लखनऊ चले गया। अच्छा। वहाँ मैं बहुत इतना मिस किया नवोदय वहाँ। की भी यात्रा रही आपकी? हाँ, 8वीं गंगोली हाट रहा मैं 8वीं के बाद। अच्छा। उसके तो नवोदय में आपके शिक्षक कोई याद करने लायक शिक्षक? खैर ऐसा तो कुछ मैं वहाँ दबा कुचला ही रहा। अच्छा। क्योंकि बैक बेंच, उस समय आपके साथ एक हमारे बहुत और युवा साथी लवराज भी आपके साथ थे। हाँ, कुमाऊनी, एक तरह से हिंदी कविता में अपनी तरह का एक आवाज़ है। बिल्कुल।
वो बिल्कुल, वो जब वो तो मैं तो उनका शायद 5वीं के बाद से मेरा सहपाठी रहा है वो मुंशियारी स्कूल से। अच्छा। उसके बाद 9वीं तक 12वीं तक वो मेरा साथी रहा है। हाँ। और पहले से भी वो हालांकि पोइट्री में वो पहले से मुझे याद है रोहित जोशी था और ये लोग आते थे, नवोदय में आते थे, स्कूल में आते थे। वो इन चीज़ों को करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो डिबेट वगैरह इन चीज़ों में वो काफ़ी, शायद मुझे लगता है कि जो लवराज की जो कुछ छाया पड़ी हुई है, जो रोहित दा लोग या ऐसे लोग वहाँ एंट्री हुई उस स्कूल में, मुझे लगता है कुछ ना कुछ एक रोल है। हाँ। तो आपके कोई ऐसे अनुभव नहीं है? खैर ऐसा कुछ नहीं है। फिर लखनऊ के अनुभव? लखनऊ में हुआ क्या कि मैं बहुत फिर अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर, बचपन से मैं दूर रहा। और फिर उसके बाद मैं रिकॉल करना शुरू कर दिया कि मैं रामलीला में मैं सीता का पार्ट में कैसे खेलता था, कैसे हम रामलीला में हमें, जैसे हम जब छोटे थे तो राम लक्ष्मण सीता के पात्र हमें नहीं मिलते थे, तो हम दूर खेत में जाके, जंगल में जाके घर से अपने मम्मी की माता की साड़ी ब्लाउज ये सब दुपट्टा वगट्टा लेकर वहाँ चले जाते थे। वहाँ अपना रामलीला मंच बना लिया और वो सब, मतलब जो भी बचपन के हमारे खेल वगैरह वो आपने रिकॉल किया और आपको अपने पहाड़ याद आने लगे, आपको अपनी जितना दूर गया। लगी। और मैं वहाँ लखनऊ में कुकरेल है, मैं वहाँ चले जाता था। अच्छा। अकेले चले जाता था और वहाँ बैठकर जोर जोर से गीते गाना और वहीं कुछ तो रचनाएं करना। कौन से ऐसे गीत थे जो उस समय आपके जहन में थे और हम भी सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे? वो ऐसे हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। मैंने साइकिल के लिए साइकिल चलाया और चल पड़ता था मैं अपने कॉलेज की ओर, या कहीं भी जाना हो, कुकरेल में जाना हो। ऐसे मैंने उस समय मैंने रचना की थी। मैंने सोचा नहीं था कि कभी मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, ये गायकी वगैरह क्षेत्र में आऊँगा वगैरह, लेकिन मैं लिखा करता था ऐसे। तो पहला गीत मैंने लिखा था भल मेरा मुनशारा, जो लकीली वो बाद में रिकॉर्ड भी हो गया। वैसे कभी सोचा नहीं, मैंने वो रिकॉर्डिंग के लिए मतलब लिखा नहीं था वो। तो वो पहला गीत मेरा भल मेरा मुनशारा, उसी को सुनते हैं। हाँ, वो एक लाइन सुनाना चाहूँगा मैं। और किसी भी आदमी को अपने लोकेलिटी से जब प्रेम होता है तो उसकी तारीफ भी होती है, उसकी याद भी आती है, स्वाभाविक है। हो मली छ खलिया धुरा तली गोरी गाड़ा ओ क्या शोभिलो क्या रंगीलो म्यारा मुना शारा। लाखों हजार माँ सारी दुनिया और संसार माँ, लाखों हजार माँ सारी दुनिया और संसार माँ। एक म्यारा मुनशारा, एक म्यारा जोहारा, भला म्यारा मुनशारा, भला म्यारा जोहारा। हो ऊंचा डाळ हिमालय का हर भरी बुग्याल, कीमतों में यो मुखले कश छम्यार मुनशारा। ऊंचा डाळ हिमालय का हर भरी बुग्याल, कीमतों में यो मुखले कश छम्यार मुनशार। यहाँ डाली बोठी फलदार, जड़ बूटियाँ गुणदार, डाल बोठियाँ फलदार, जड़ बूटियाँ गुणदार। एक म्यारा मुनशारा, एक म्यारा जोहारा, भला म्यारा मुनशारा, भला म्यारा जोहारा। एक लाइन है जो मेरे बहुत दिल के करीब है। अच्छा। उसकी शायद आपको शायद समझ में आए और शायद न भी आए। हो बुढ़िया चे हाथ माँ छिजो फुरफुराट, भली है ये मेरी आचे नि होए उदास। बुढ़िया चे हाथ माँ
छिजो फुरफुराट भली है मेरी आचे होए उदास आचे मेरी मायादार बुले भल दिलदार एक मेरा मुनशारा एक मेरा जोहारा भला मेरा मुनशारा भला मेरा जोहारा। तो अच्छे तो समझ में आ गया आमा है? हाँ। और छिजू फुरफुराट क्या है? अच्छा, छिजू जो है वो जिस पे ऊन काटते हैं, अच्छा, जो लकड़ी हाँ, है, तकली। हाँ तकली है, उसको छिजू कहते हैं। बहुत बढ़िया। जो उसका घूमने का वो है फुरफुराट है वो। क्योंकि आपका जो पूरा वो है एक तरह का समाज या जीवन है, वो तो ऊन और भेड़ और इस सब के आसपास रहा है और है भी, अभी भी बचा हुआ है बहुत कुछ। तो रिकॉर्डिंग है कि बुढ़िया अच्छे हमारी दादी है जो उसके मैं जो रिकॉर्डिंग है कि वही यादें आते थे कि ऐसे अच्छे उस तकली में जो घूमता है वो लट्टू की तरह घूमता है और उसमें धागा एकदम वो उसमें बुनते रहता है वो तकिया। तो कितना जब किसी लोक कलाकार से मिलता हूँ या किसी भी संस्कृति कर्मी से, लेखक से, रंगकर्मी से, तो समझ में आता है कि उसको बनाने के लिए कितनी बहुत अलग अलग अनुभव उसके जीवन में है, अलग अलग तरह के रंग उसके जीवन में है। उसके जीवन में आमाएं तो होती है, बूबू तो होती है, माँ होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो अभी तो खैर अब हमारे समाज, जो हमारा पहाड़ी समाज है, वो इस तरह से बहुत संयुक्त है नहीं, बिल्कुल बिखर रहा है हर जगह, सांस्कृतिक रूप से भी और एक तरह से सामूहिक रूप से भी कह सकते हैं। और बहुत ज़्यादा बाजार हावी है, उपभोक्तावाद हावी है। इधर इस बीच जो लोक संगीत की नई आमदें हुई है, उनमें बहुत कम, जैसे आप एक उम्मीद जगाते हुए लोगों में से हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एक तरह की मेलोडियस अपनी आवाज़ में रखते हैं, एक तरह की खूबसूरती अपने आवाज़ में रखते हैं। इधर मैसअप का एक नया दौर शुरू हुआ है, तमाम तरह के नए वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंटल आए हैं, उनका भी स्वागत होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि उनकी जो विषय वस्तु है वो टेक्नोसेवी महिलाओं के लिए एक किस्म का पुरुषवादी कंसेप्ट है। कई बार वो सीधे लैंगिकता के खिलाफ जाती है वो आवाज़ें। तो उनको लेकर के आपका क्या कहना है? पहला तो शायद आपका मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ आपकी चिंता है शायद आज के संस्कृति के ऊपर है कि वो किस कदर कहाँ जा रही है। मैं सबसे मतलब मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। मैं अपनी आंखों के सामने इसे देख रहा हूँ, उस गांव को बर्बाद होते हुए, उस धापा गांव को बर्बाद होते हुए, जहाँ मैंने न जाने कितनी जुनाली रात में मैंने झोड़ा चांचरी उसमें मैंने भाग किया, उसमें मैंने अपनी माता जी से, अपने गांव वालों को मैंने सुना मैंने। लेकिन आज वो सब मिसिंग है, वहाँ खेत नहीं है। मुझे लगता है कि जो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, मुझे लगता है कि उस ज़मीन से जुड़ी हुई है। जब हमारे जंगल नहीं रहेंगे, ज़मीनें नहीं रहेंगी, तो शायद फिर वो उसके साथ जो मुझे लगता है कि खासकर हमारा जो फोक है वो ज़मीन से जुड़ा। जब ज़मीनें रहेंगी तभी वहाँ पे फोक भी जिंदा रहेगा। वरना शायद मैं स्टूडियो में गाकर या फिर मैं किसी शहर में जाकर किसी बाहर मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, हाँ एक वो फैक्टर एक है वो कि किसी फोक को पहचान दिलाने में एक बहुत मददगार साबित होती है सारी चीज़ें। स्टूडियो है, टेक्नोलॉजी है, हम सोच कर रहे हैं, बाहर प्रतिभाग कर रहे हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन जहाँ असली जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए वो वहाँ पे नहीं है, तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें फेल है। तो मेरा सवाल थोड़ा सा मतलब ये तो था ही उसमें, लेकिन थोड़ा सा और हटके था कि जो अभी जो संस्कृति के नाम में जिस तरह की चीज़ें परोसी जा रही है लोकगीतों के नाम पर, मुझे लगता है कि संस्कृति अब मैं वही बात कहना चाहूँगा कि हमारे जब ज़मीन ही नहीं है, हमारे पास वो ज़मीनें हैं नहीं, वहाँ उस ज़मीन पे रहने वाले लोग अब कम हो रहे हैं। वो जनरेशन अब जो नई जनरेशन है, हम उनको समझाने वाला, उनको एक गाइड करने वाला वो शायद नहीं है। तो वो इसी वजह से है ना, अब क्या उनकी झाड़ एक होता है ना, एक ज़मीन होता है, जब उसमें हम तैयार करते हैं, हम उसमें अच्छे बीज बोते हैं तो अच्छी चीज़ें निकल के आती हैं। अगर हम उसको बंजर छोड़ते हैं तो उसमें से उटपटांग चीज़ें या फिर वो झाड़ियाँ उगाती हैं। तो वही हाल मुझे लगता है हमारे इस संस्कृति, हमारे इस फोक का भी हुआ है। और आप काफ़ी बार पीछे की तरफ लौटते हैं। अभी हाल ही में आपने उनकी रचना को हिटरूपा बुरूसी का फूल बणी जूंडा रिकॉर्ड तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन काफ़ी दिली इच्छा थी। वो क्या कवि थे उनका नाम? महेशानंद गौड़ जी। हाँ, महेशानंद गौड़ जी। उनकी रचनाओं
पर आप काम कर हाँ, रहे थे, गा उनकी रहे रचना, थे। एक रचना पे मैंने काम उससे किया पहले आपने जो है लाल बुरांस गीत पर काम किया, जो कि बहुत ही सुंदर गीत है अपने आप में। तो आप क्यों लौट रहे हैं जब सब एक नए तरफ जा रहे हैं, तो आप इस तरफ क्यों जा रहे हैं? शायद मुझे लगता नहीं है अब कि मैं कहीं लौट रहा हूँ हाँ। या मैं कहीं जा रहा हूँ। हाँ। जो मेरी यादें हैं, जो मेरी आत्मा कहती है कि ये चीज़ करनी चाहिए, तो शायद वो मैं कर रहा हूँ। अच्छा। और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं शायद मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी के लिए बाध्य नहीं हूँ। मैं खुद को ना लोग एक मतलब कलाकार एक, के बतौर हाँ, आपकी जिम्मेदारी क्या कहती है आपसे, किस तरह की कल्चर? मुझे लगता है कि एक कला, पता नहीं, मैं कभी समझ नहीं पाया। मैं शायद अब जब से मैं इन 3-4 सालों में जो मैंने एक अपना मेंटल एक वो मैंने महसूस किया खुद को कि ना मैं खुद को पहले मैं बनाऊं, एक कलाकार बनाऊं, कलाकार जैसा मैं खुद को मैं वो महसूस मतलब कराऊं अभी किसी आप और इसी को। यात्रा में हैं। हाँ, मैं शायद मैं ऐसा करूंगा तो शायद मैं मेरी आत्मा तृप्त नहीं होगी इस कैसा तरह से। मतलब, जैसे चल मैं रहा है जैसा कल्चर हूँ, को मैं लेकर? जैसा हूँ, हाँ। जो मैंने दौर देखा है, मैं हाँ। उसको जब रिपीट करता हूँ तो शायद वो चीज़ें निकल आती है। मैं जिस यात्रा को आपने। हाँ, क्योंकि मैं वो सब मिसिंग रहता है मेरे लिए, मैं रिकॉल करता हूँ तो सारी चीज़ें वही मैं वो प्रेजेंट आपको सुनाता हूँ, किसी और को सुनाता हूँ, तो शायद वही चीज़ें मुझे बनाती है। ऐसा लगता है मुझे। जैसे मैं सुनाता हूँ, कोई कहता है कि मुझे कुछ सुना दो, मैं ऐसे सुना लेता हूँ जैसे हिटो शाली मनोराली वाह, चल कोतिक, ये तो बहुत पुराना फोक है। हिटो शाली मनोराली चल कोतिक, पाँव की पहुँचियान छ कशिक कोतिक। वो साली भिना की मतलब इस तरह की चीज़ें हैं जिसको मैं अक्सर अब नए दौर पे जो नई कंपोजिशन है उसमें भी मेरी कोशिश रहती है कि आज के जनरेशन को एक मतलब मुझे पता नहीं, मैं किसी को कमेंट में नहीं करना चाहूँगा। सही बात क्या है। जो आप कर रहे हैं अपनी वो कर तरह रहे से हैं, काम हाँ। करेंगे उनको उसकी आत्मा को वो संतुष्टि मिलती है तो शायद वो तो अब नई क्या योजनाएं हैं इसमें, आर्ट में आ, क्या कर रहे हो आजकल नया कुछ? मेरे पास 2-3 कंपोजिशन है जिसको मैं अभी पिछले 1 साल से मैं काफ़ी, मैं अपने व्यक्तिगत अपने कारणों से मैं काफ़ी मैं परेशान क्या कह सकते हैं, शायद वो होना होगा कि मैं घरेलू तबीयत कामों नहीं, में घरेलू आजकल। नहीं, मैं काफ़ी हाँ, जो तबीयत भी वगैरह थोड़ा काफ़ी सा, हाँ। थोड़ी सी ख़राब रही, तो सारे कुछ रिकॉर्डिंग मेरे आधे अधूरे पड़े हुए हैं। और एक वही महेशानंद गौड़ जी का गढ़वाली, क्योंकि बचपन से मैंने रेडियो आकाशवाणी में मैंने नरेंद्र नेगी जी को मैंने सुना है, उसी की 2 तो लाइन सुना दीजिए। महेशानंद गौड़ जी मैं बहुत दिली इच्छा थी कि कोई गढ़वाली में कोई कंपोजिशन गाऊं, लेकिन वो लकली मुझे मिल गया। महेशानंद गौड़ जी जिन्होंने कुमाऊनी होली उन्होंने लिखी हुई है और चल रूपा गीत काफ़ी मशहूर है। मेरी आँखों माँ तेरी माया तैगी की सोरे, तैगी की सोरे, भूल से भी त्वे भूलूं त मैं भी मरी जोरे, मैं भी मरी जोरे, तेरी आँखों माँ मेरी आँखों माँ तेरी माया तैगी ची की सोरे, तैगी ची की सोरे, भूल से भी त्वे भूलूं त मैं भी मरी जोरे, मैं भी मरी जोरे। तो ये उनकी लिखी हुई गीत है। वो एक बार मुझे आरती दीदी है उनकी बहन, उनकी बेटी है, सॉरी, तो उन्होंने मुझे चल्लूपा उन्होंने किताब दी थी। हाँ, हाँ, लोकगीतों में बहुत सीखी हुई कलाकार है। तो उन्होंने मुझे, तो मैंने कहा उसमें बहुत इतने अच्छे गीत थे, उसको पढ़ते जाता था, तो मुझे ये कंपोजिशन मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने कहा आरती दी, इसी उनसे से एक परमिशन लिया। सवाल की तरफ जाते हैं, हालांकि अब समय हमारे पास बहुत कम है। क्या क्यों ऐसा हुआ कि भानुराम सुकोटी, महेशानंद गौड़ या और भी जो अपने दौर के जो गायक रहे, उनकी उनकी किताबें या उनके गीत वो नई पीढ़ी के कलाकारों ने नहीं अपनाए? तो इसके पीछे क्या है? या तो वो उन तक पहुंचे ही नहीं,
या वो जानते ही नहीं थे, या अगर पहुंचे तो उनको ये लगा कि शॉर्टकट और क्या रास्ता हो सकता है? मुझे लगता है ना, हम कंपेयर करने लगते हैं किसी और के इंडस्ट्री से लेकर, हाँ, जैसे हम भोजपुरी पे जाते ठीक, हैं, हाँ। महाराष्ट्र पे जाते हैं, या साउथ पे जाते हैं, बॉलीवुड पे जाते हैं, उनके कलाकारों से, वहाँ की संस्कृति से, वहाँ के गीतों से हम कंपेयर करने लगते हैं। फिर हम कहते हैं कि हम क्यों नहीं बढ़ पाए, हमारे यहाँ की चीज़ें मतलब बेहतर क्यों नहीं निकल के आ पाई। बहुत सारे कारण हैं। तो जबकि हमारे पास, हाँ, जबकि हमारे पास और मतलब लिखने वाले हैं, अच्छे गीत हैं, हम इतने अच्छे मतलब हिमालयी मतलब इस पे रहते हैं, उसके बाद भी शायद यहाँ की चीज़ें आगे बढ़ नहीं पाई हैं। बहुत सारी, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक प्रॉपर प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन की पैसा लगता है, स्टूडियो पे पहुँचना मुझे लगता नहीं कि आसान है किसी पे कमेंट करना, या गीत नहीं निकल रहे हैं, या अच्छे नहीं निकल पा रहे हैं। पैसा भी मुझे लगता है ना कि पीछे कोई कलाकार है तो उसको बैक से सपोर्ट करने वाला बंदा भी कोई ऐसा चाहिए, तो वो भी यहाँ पे थोड़ा सा कम है। फिल्म इंडस्ट्री नहीं है यहाँ की, उत्तराखंड की। मुझे लगता है अगर इस तरह से जो थोड़ा सा यहाँ पे पैसा लगाए और कोई ऐसे कलाकार हो जिनको आगे बढ़ाए कि आप करिए, आप इस तरह की चीज़ों को करिए। मुझे याद है कि मैं अपने आसपास भी बहुत ऐसे कलाकार हैं जो मुश्किल से पहाड़, वो दूर मुंशियारी का रहने वाला होता है, कहीं दूर धारचूला मुंशियारी, या फिर कहीं पिथौरागढ़ दूर, तो वो मुश्किल से 15-20 हज़ार रुपये जेब में रख के आते हैं, दिल्ली जाते हैं, वहाँ से लूट लुटा के आते हैं, और रिकॉर्डिंग कई बार उनकी रिकॉर्डिंग हो जाती है, कई बार नहीं भी हो जाती, सालों साल लग जाते हैं। ये स्थिति है कि पैसा खुद लगाओ, खुद कलाकार बनो, अपनी स्ट्रगल है। मतलब इस विषय पे बात करने के लिए बहुत समय चाहिए। तो एक दो और छोटे छोटे गीत सुनते हैं, फिर उसके बाद खत्म करते हैं। छोटे छोटे दो मुखड़े जैसे अभी आपने सुना है। मैं और जहाँ से मरतोली नंदा देवी का है, ऐसी लाइन जो शायद अनसुने गीत हो, मैं उन्हीं को सुनाना चाहूँगा। और हो सके तो कुछ प्योर फोक जो तुम बहुत ज़्यादा जानते हो, जो अपनी माँ से सुना हो। ये मिरासी हमारे गोविंद हुड़किया कहते थे, शायद मुझे नाम, अब जो मैंने सुना मैं वो कह रहा हूँ, शायद हो सकता है कि इस इंटरव्यू में आपत्तिजनक ये शब्द हो। नहीं, तो खैर, तो ये उनके मुंह से मैंने सुना है। मैंने नहीं सुना, वो रिकॉर्डिंग में बहुत पहले हमारे डॉक्टर स्वर्गीय शेर सिंह पंक्ति जी रिकॉर्ड कर गए थे, ग्रामोफोन में कर गए थे। तो वो लोक संग्रह और मुंशियारी के जो एक तरह से मुंशियारी के इंसाइक्लोपीडिया जिन्होंने दिखाया मुंशियारी को और दुनिया के सामने, ये सुनाइए। नंदा मेरी वे हरेला कुंजा, हरेला कुंजा एक फूल है, नंदा देवी को एक स्तुति है। नंदा मेरी वे हरेला कुंजा को देवा चढ़ो हो नंदा मेरी वे हरेला कुंजा। तो ये भी एक बहुत प्योर फोक है जो शायद आगे तक नहीं आई है। और चांचरी कोई सुनाओ। चांचरी भी बहुत विलंबित में चलता है हमारे जो जोहार में, वही सुनना। चुट मसूरे वाला भी। हेरी आए फेरी आए भिना में शर, वाह। हेरी आए फेरी आए भिना में शर, हेरी ओला फेरी ओला शाली बलपुरिया, हेरी आए फेरी आए भिना में शर।
मतलब एक एक लाइन में ऐसे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा किस तरह की लोग धुने हैं। स्वागत है। और इस तरह की और भी जो शायद आप लोगों ने कम ही सुने होंगे। और शायद कुछ चीज़ें भी याद भी नहीं आ रही है। और जैसे आपने कौन सा चूट मसूरा मसूरा बुकी, चूट मसूरा मसूरा बुकी, मेरी रातिका दुखी छ सुखी, चूट मसूरा मसूरा बुकी, मेरी रातिका दुखी छ सुखी, पहली को पुवा जली भसमा, रति का बोझो रति बोल दे, पहली को पुवा जली भसमा, रति का बोझो रति बोल दे, चूट मसूरा मसूरा बुके, मेरी राति का दुखी छ सुखी। बहुत खूब। तो इसके पीछे तो एक दुर्दांत कहानी है इस गीत के पीछे। बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे हमारे समय के महत्वपूर्ण युवा लोग गायक और संस्कृति कर्मी गणेश मर्तोलिया को उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और उम्मीद है कि आपके कंठ में हिमालय इसी तरह गूंजता रहेगा। शुक्रिया।